Assalamu alaikum to all of you and look at the board. We are going to do part number 2 of exercise 8.1. आज पता नहीं क्या सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है मेरे साथ, तो बहरहाल विदाउट एनी डिले, इससे पहले कि कुछ और हो, हम लोग जो है वो पार्ट 2 करते हैं। देखिए, हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके सॉल्व करना है, और आपको पता है सॉल्व करने का क्या मतलब होता है। सॉल्व करने का मतलब होता है यहां पर मौजूद वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना, यानी कि एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना। और आप मेंटली प्रिपेयर रहें जब आप देखें कि इक्वेशन में x के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें वेलकम करने के लिए x की दो वैल्यूज को। याद रखिएगा, जिस इक्वेशन में x की जितनी बड़ी पावर होती है, x के मैक्सिमम उतने आंसर्स आ सकते हैं। यानी कि यहां पर अगर कोई पूछे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैक्सिमम कितनी x की वैल्यूज हमें मिल सकती हैं, तो आप जवाब देंगे दो से ज्यादा नहीं हो सकती, दो से कम हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि x की एक ही वैल्यू आए, लेकिन मैक्सिमम आंसर्स कितने आ सकते हैं? दो आ सकते हैं। वैसे क्यूबिक फंक्शन में मैक्सिमम आंसर्स कितने आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं। ठीक है, और मैं भी आपको आंसर्स वाले के बाद बताऊंगा भी कि दो आंसर्स क्यों होते हैं या इनके पीछे क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में हम फर्स्ट टर्म में मौजूद नंबर को लास्ट टर्म में मौजूद नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट को जोड़ तोड़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर प्रोडक्ट क्या आएगा, 6 1 जा 6। तो अगर आप देखें तो 6 1 जा क्या आया, 6। हम सिर्फ प्रोडक्ट लिख रहे हैं। अब हमें दो ऐसे नंबर्स तलाश करने हैं जो मल्टीप्लाई हो तो 6 आए, बट अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म में आप देख सकते हैं माइनस साइन है। तो लास्ट टर्म के साइन के मुताबिक एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस हो तो मिडिल टर्म आनी चाहिए, मिडिल टर्म में मौजूद कोएफिशिएंट आना चाहिए। मिडिल टर्म में क्या नंबर है? एक्सीलेंट, 1 है। जब कोई नंबर नहीं लिखा हुआ एक्स के साथ तो क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। मतलब ये हुआ कि हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 6 आए, लेकिन एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस हो तो 1 आए। मतलब हमने 1 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जो माइनस होकर 1 भी ले आए और मल्टीप्लाई होकर 6 भी ले आए। तो मैंने आपसे कहा था कि फैक्टर्स लाने का, और कल आपने बहुत चीजें प्रैक्टिस भी कर भी ली थी, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे अंदाज से आप लोगों को अब फैक्टर्स बनाना आ भी गए होंगे। बट एक फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए मैं आपको अभी के शुरू के इनिशियल क्वेश्चंस में पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ऐसे फैक्टर्स लाकर दिखाऊंगा कि कैसे हम ऐसे नंबर्स को जाने जो मल्टीप्लाई हो तो 6 आए और एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस हो तो 1 आए। तो जो प्रोडक्ट है सबसे पहला वो कैलकुलेटर पर लिखेंगे और उसको डिवाइड करवाएंगे शुरू से मतलब जहां से गिनती शुरू होती है, यानी कि 1 से। सबसे पहले मैंने 6 को डिवाइड किया 1 से, जवाब आया 6। अब हम 6 में से 1 को माइनस करके देखेंगे, क्योंकि हमारा प्लान माइनस का है। 6 माइनस 1 क्या होता है? 5। लेकिन हमें माइनस करके क्या लाना है? 1। मतलब यह हमारा फर्स्ट स्टेप फेल है। अब हम सेकंड अटेम्प्ट करते हैं, 6 डिवाइड बाय 2। जब आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब 3 आएगा। 6 डिवाइड बाय 2 मतलब 2 कितने का? 6 होता है। अच्छा, 3 में से 2 माइनस करके देखते हैं, क्योंकि हमारा प्लान माइनस का है। तो 3 माइनस 2 क्या होता है? 1 होता है। मतलब ये हुआ कि वो दो नंबर्स 3 और 2 हैं जो मल्टीप्लाई होकर 6 ला कर देते हैं, लेकिन माइनस करके क्या आता है? 1 आता है। तो यूं अगले स्टेप में ये 1x दो टुकड़ों में टूटने वाला है। उन दो टुकड़ों में से एक टुकड़ा 3x है और दूसरा टुकड़ा 2x है। ये जो मिडिल टर्म, बीच वाली टर्म का जो तोड़ मेथड है, इसी को तो हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक मेथड, यानी कि मिडिल टर्म को तोड़ने वाला मेथड। तो मिडिल टर्म के दो टुकड़े हो चुके हैं। अच्छा, अब यहां पर आप देख सकते हैं मैंने 3x और 2x के साथ साइन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि साइन बहुत ध्यान से लगाने, साइन लगाने में स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं। कल मैंने आपको साइन लगाने के लिए प्लस का प्लान बताया था कि जब आप प्लस के प्लान पर काम करते हैं तो होता क्या है कि मिडिल टर्म अपना साइन खुले दिल से दोनों को दे देता है, दोनों अपनी ब्रेकर्स को दे देता है। लेकिन यहां पर क्योंकि माइनस का प्लान है तो मिडिल टर्म अपना साइन सिर्फ बड़े हिस्से को देगा, बड़े पार्ट को देगा। ठीक है, आपको पता है मिडिल टर्म के अब दो पार्ट्स हैं, एक 3x और एक 2x, इसके दो टुकड़े हैं, दो पीसेस हैं। तो मिडिल टर्म का साइन बड़े पीस को देगा। 3x और 2x में से बड़ा कौन है? 3 है। अभी आपकी मर्जी है, 3x आपने बाद में लिखा हो या 3x आपने पहले लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर भी बड़ा टुकड़ा लिखा है उसके साथ मिडिल टर्म का साइन लगा दीजिए। तो मिडिल टर्म अपना साइन 3 को देगा और रह गया 2, और साइन भी एक ही रह गया। बाय नेचर दो ही तो साइन होते हैं,
एक प्लस और एक माइनस, -3 को मिल गया, 2 को क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, तो यहां पर प्लस साइन आ गया। क्योंकि याद रखिएगा अगर एक नंबर माइनस में हो और दूसरा नंबर प्लस में हो तभी तो वो आपस में मिलकर माइनस होते हैं। यानी कि आप सोचे थोड़ी देर के लिए, अगर आपने गलती से दोनों के साथ माइनस लगा दिया तो ये बैलेंस नहीं हो रहा, क्योंकि 3 और 2 मिलकर माइनस का क्या स्कोर हो जाएगा, 5, जबकि ऊपर हमें मिड टर्म में क्या चाहिए, 1, तो वैसे ही गलत हो रहा है। तो याद रखिएगा हमारा सिर्फ वही स्टेप सही माना जाएगा जिसको आप पिछले स्टेप के बराबर साबित कर सकें। तो यहां पर माइनस साइन बड़े के साथ आ गया और जो छोटा है उसको बचा हुआ साइन मिल गया, बचा हुआ साइन यहां प्लस था। अब हम दो दो टर्म्स करके कॉमन लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टू टर्म में देखें तो 6x² है और -3x है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स में एक 6 है और एक 3 है। बताइए 6 और 3 में क्या कॉमन है? वेल डन, 3 कॉमन है। क्यों 3 कॉमन है? क्योंकि 3 की टेबल में 6 भी आता है और 3 की टेबल में 3 भी आता है, तो आपने यहां 3 कॉमन ले लिया। अब वेरिएबल चेक करते हैं, तो वेरिएबल में यहां पर x है, यहां पर भी x है, मतलब x कॉमन है। और कॉमन लेते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि x की जो कम से कम पावर है वो आप कॉमन में लेंगे। तो यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, तो हमें वेरिएबल में x कॉमन मिला। तो नंबर में हमें 3 कॉमन मिला। क्यों? क्योंकि 6 और 3 के टेबल में आते हैं, तो नंबर्स को हम टेबल के हिसाब से सोचते हैं। 6 और 3 के लिए वही नंबर कॉमन है जिसके टेबल में 6 और 3 आ जाए, तो वो 3 है। और वेरिएबल हमें जो कॉमन दिखता है वही कॉमन होता है। या x कॉमन दिख रहा है, हमने x कॉमन ले लिया, यूं 3x कॉमन लिया। आप जब भी कुछ भी कॉमन लेते हैं फौरन उसके आगे एक ब्रैकेट लगाते हैं और अब इस ब्रैकेट में आप बची हुई टर्म लिखेंगे, यानी कि जिन दो टर्म्स में से आपने 3x कॉमन लिया, अब जो उन दो टर्म्स में बचा वो आप ब्रैकेट में लिखेंगे। तो पहले देखते हैं पहली टर्म में क्या बचा। तो 3 कितने से 6 होता है? 3 2 6 होता है, यहां पर आपने 2 लिख दिया। और x की पावर 2 का मतलब क्या है? x की पावर 2 का मतलब है 2x है मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, जिनमें से एक x आप बाहर निकाल चुके हैं कॉमन में, तो अंदर पहली टर्म में कितने x रह गए? सिर्फ एक x रह गया, यानी कि x की पावर 1। ठीक, माइनस साइन, 3 भी कॉमन, x भी बाहर कॉमन, यानी कि सेकंड टर्म तो मुकम्मल तौर पर बाहर है। तो 3 कितने से 3 होता है? 1 सा। तो जाहिर सी बात है अब यहां कुछ बचा ही नहीं लिखने के लिए, तो आप जिस तरह आपने यहां लिखा था 3 2 6, यहां क्या लिख देंगे? 3 1 3, यहां पर सिर्फ 1 रह गया। अब आ जाए आखिर की दो टर्म्स पर। सबसे पहले प्लस साइन है, ये प्लस साइन एज इट इज आपने कॉपी किया। अब हम देखेंगे 2x और -1 में क्या कॉमन है। तो सबसे पहले वो नंबर सोचें जिसके टेबल में 2 और 1 दोनों आते हो। वेल डन, वो 1 है। और वेरिएबल कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि यहां तो x है मगर यहां नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां सिर्फ 1 कॉमन होगा। और जब आप 1 कॉमन लेते हैं तो टर्म्स को एज इट इज ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि 1 कॉमन लेने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 1 2 ही 2 है, 1 x ही x है, 1 1 ही 1 है, तो यहां पर 2x आ गया। और ये वाला साइन हमेशा जो आप कॉमन लेते हैं उसके साइन से मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, माइनस प्लस माइनस। और 1 कितने सा 1, 1 1 सा 1, और इक्वल्स के बाद क्या रह गया? 0। अब ये कितनी टर्म्स हैं? अब ये 2 टर्म्स हैं। पहले कितनी टर्म्स थी? 4। जब 4 टर्म में से आपने 2 टर्म्स करके कॉमन ले लिया तो मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ गया। तो अब ये पूरा एक ब्लॉक फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड ब्लॉक सेकंड टर्म है। और अब एक बार फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमें इन दोनों ब्लॉक्स में कोई चीज एक जैसी सेम दिख रही है। क्या सेम दिख रहा है? वेल डन, ब्रैकेट सेम दिख रहा है। इधर भी 2x - 1 देखा जा सकता है, इधर भी 2x - 1 देखा जा सकता है। जो सेम दिख जाए वही तो कॉमन लेते हैं, वही तो कॉमन लेने की क्वालिफिकेशन पर पूरा उतरता है, जो सेम दिख रहा होता है। यहां पर क्योंकि 2x - 1 का ब्रैकेट सेम दिख रहा है इसलिए हमने 2x - 1 का ब्रैकेट कॉमन ले लिया। अगेन हमेशा की तरह जब आप कॉमन लिखते हैं कॉमन के आगे ब्रैकेट लगाते हैं और उस ब्रैकेट में अब आप दोनों टर्म में बची हुई टर्म लिखेंगे। पहली टर्म में से ब्रैकेट बाहर आने के बाद क्या रह गया है? 3x, और दूसरी टर्म में से ब्रैकेट बाहर आने के बाद +1 रह गया है और इक्वल्स टू के बाद 0। और फिर लास्ट लेक्चर में हम बहुत तफसील से बात कर चुके कि जब 2 क्या 100 ब्रैकेट भी अगर मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 0 के इक्वल होंगे, आप हर एक ब्रैकेट को अलग अलग 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो और 2x - 1 किसके इक्वल आ गया? 0 के। और 3x + 1 भी किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। अब यहां से x वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले 1 को उठा के वहां भेज देते हैं। 1 यहाँ माइनस में है, वहां जाके किसमें हो जाएगा? प्लस में। और 2 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है वहां पे जाके क्या करेगा? डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। ये आ गई x की फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू। अब आए सेकंड वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं।
1 इधर प्लस में है, वहां जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में, और 3 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो -1/3 x की एक और वैल्यू आ चुकी है। यूं x की दोनों वैल्यूज मुकम्मल हुई, और आप इन दोनों वैल्यूज को सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं 1/2 -1/3। और जब आप x की वैल्यूज को सॉल्यूशन सेट में लिख के बहुत से मिस्टेक कर जाते हैं, सॉल्यूशन सेट में इन वैल्यूज को लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट भी लगा देते हैं, जो कि आपके मार्क्स को कटवा देता है। यानी कि एक ऐसी फजूल की हरकत जिससे मार्क्स कट जाए। सब कुछ बिल्कुल सही है, या राउंड ब्रैकेट बिल्कुल नहीं लगाइएगा, क्योंकि राउंड ब्रैकेट लगाने का क्या मतलब माना जाएगा, राउंड ब्रैकेट लगाने का मतलब माना जाएगा कि 1/2 x की वैल्यू है और ये -1/3 y की वैल्यू है, जबकि हम जानते हैं ये दोनों x की वैल्यूज हैं। तो जब हम किसी एक ही वेरिएबल की वैल्यू लिख रहे हो, भले 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी भी वैल्यूज हो, अगर वो एक ही वेरिएबल की हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ आप सेट की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। राउंड ब्रैकेट लगाने से वो चीज ऑर्डर्ड पेयर बन जाती है, और ऑर्डर्ड पेयर x और y का होता है। ठीक है, तो यूं ये सवाल यहां पर मुकम्मल हुआ।